हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तीसरी क्लास। और पुरानी क्लास में हम सब ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण याद है? कुछ बातें पढ़ चुके हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर के। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है कि सर ये सीधी रेखा में चलती होगी, है ना? नहीं लिखा होगा शायद, है कि नहीं है? मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है, नॉन मैकेनिकल होती है, न्यूट्रल, खुद न्यूट्रल होती है। कैसी फील्ड है ये? न्यूट्रल। लेकिन अगर कोई इसके अंदर आ जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके चलने की डायरेक्शन क्या होती है? चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर किसके होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन v इक्वल्स टू e क्रॉस b वेक्टर। ये याद रखना, v इक्वल्स टू e क्रॉस b। फार्मूला यही तो था। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था और सबने पढ़ा था। इसमें खास खास बातें सबने पढ़ा था कि सर E नॉट अपॉन B नॉट, E नॉट अपॉन B नॉट बराबर c। व्हाट इज E नॉट एंड B नॉट? E नॉट और B नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, महत्तम मान होता है वैद्युत क्षेत्र, उसे आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता था? सब लोगों ने लिख देते कि सर जो होगा मेरा E वो ना x में होगा ना z में होगा, मेरा E y में होगा और वो लिखा जाएगा E इक्वल्स टू ई वाई। अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिखोगे E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिखा था कि नहीं लिखा था? ये x ये बता रहा है कि किस में चल रही है, x एक्सिस में। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? x में चल रही है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, ना x में होगी और ना ही y में होगी, किस में होगी? z में होगी। और तुमने लिखा था b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात समझ आई ना? और यहां ध्यान से देखो, कहीं भी के एक्स प्लस फाई, के एक्स माइनस फाई जैसा कोई टर्म, इसका मतलब है फेज कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस 0 है। दोनों सेम फेज में हैं, दोनों यानी अपनी पीक वैल्यू को एक ही टाइम पर, यानी ई नॉट और बी नॉट एक ही टाइम पर आता है कि अलग अलग टाइम पर आता है? एक ही टाइम पर आता है। ये सारी बातें यहां से रिलेशन लिख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये होता है। बाकी टाइम जानते ही हो सब लोग। अगर यहाँ से ओमेगा वगैरह कॉमन करें तो अलग तरीके का रिलेशन बनाया जा सकता है। अगर आप चाहो तो परेशान हो सकते हो, बट डोंट नीड, रिक्वायर नहीं है आप लोगों को, है ना? जरूरत वैसे बनाना चाहो तो ओमेगा बाहर करोगे तो बनेगा नहीं बनेगा? फार्मूला कुछ ना कुछ तो बनेगा यार, तो बना सकते हो तुम लोग चाहो तो। चलो, और एक और चीज पढ़ा था सी के बारे में। एक और खास बात आपने पढ़ा था कि सर सी कुछ होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट 1, ऐसे होता है। और अगर किसी मीडियम में चल रही होगी तो सी मीडियम, जिसे मैं भी से लिखूंगा, वो लिखा जाएगा C/√μr ER। ये लिखा जाता है कि नहीं है? और इसी को मीडियम का क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, यही कहलाता है ना? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इसको पढ़ने के बाद आपकी एनर्जी बची रह गई है, मतलब वो क्या नाम है उसका? एनर्जी डेंसिटी। अरे इसमें क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव है? वैद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सी है? वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है। अरे दोनों ही तो है ना। अगर उसके अंदर दोनों हैं, अगर जब उसके अंदर दोनों है तो ठीक है, जब उसके अंदर दोनों है तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? ये रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब परपेंडिकुलर ऑसिलेट होता है ना। और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना? तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हाफ एनर्जी डेंसिटी की बात करना। हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी का नाम है U स्मॉल, मैं लिख रहा हूं स्मॉल u इक्वल्स टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये होता है। और B वाली क्या होती है? B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना? B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। याद है फार्मूला दोनों? अरे वहां एप्सिलॉन ऊपर होता है, यहाँ हाफ तो दोनों जगह रहेगा। वहां E स्क्वायर सामने है तो B स्क्वायर सामने है, बदला ले रहा है बस, और क्या। वहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया तो यहाँ म्यू नॉट नीचे पहुंच गया, बस। अगर मुझे वो वाला याद है तो मैं ये लिख सकता हूँ एनालॉग लगा करके, है कि नहीं है? दोनों एक जैसे हैं। बट अब आप चेक करते हैं कि दोनों कैसी हैं। दोनों कम ज्यादा तो नहीं है, है ना? तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ कि E कैसे लिखा गया?
ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या चीज है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा तो उसको लिखने का तरीका दैट इज ई आरएमएस मान सकता है तू, सबसे अच्छी वैल्यू, क्योंकि ध्यान से देखो ये साइनोसॉइडल है, ज्यावक्रीय है, कैसी है, और ज्यावक्रीय में सबसे अच्छी वैल्यू क्या मानी जाती है, आरएमएस या एवरेज, आरएमएस, और आरएमएस लिखने का तरीका क्या होता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन रूट टू भी नॉट अपॉन रूट टू। तो अगर मुझे ई लिखना है तो मैं उसको लिख सकता हूं कि सर ई जगह लिखा जाएगा ई नॉट अपॉन, बोल के बी क्या लिखा जाएगा, बी नॉट अपॉन रूट टू। आइए रख के देते हैं फार्मूले में, यू ई इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर, ई की जगह पर ई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अरे इक्वल टू कहाँ आ रहा है, बगल बगल चल रहा है क्या, तो यू बी आएगा मेरा हाफ बी नॉट, अच्छा सही है ना, बी स्क्वायर है ना, तो आपका आएगा बी नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट। समझ पाइए, बहुत अच्छी बात है भाई। अब ओपन करके देख लेते हैं क्या आता है ना, यू ई नहीं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, समझ सॉरी ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4, समझ नहीं पाए, इधर आ देखो, यू बी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू, समझ पाए, बहुत बढ़िया। दोनों का रेशियो लेके देखते हैं, ठीक है, क्या करा जाए, दोनों का रेशियो लेके देखो, और रेशियो कैसे लिया जाए, यू बी अपॉन यू ई करो, यू बी अपॉन यू ई, यू बी अपॉन यू ई, यू बी क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर अपॉन, तो 4 से 4 मैं अभी काट दे रहा हूं ताकि तुम्हारे बोलने से पहले ही, नहीं तुम बोलोगे सर ये कट रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है, मैं इधर लिख रहा हूं बी नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर, समझ पाना तो बताना, अरे यार ई नॉट अंदर है तो आए, हाँ ये अंदर ही तो आएगा ना, हाँ चलो इंटू 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन, 1/म्यू नॉट, समझ पाओ ये, अगर ना समझ पाओ तो बताओ, समझ पाए हो ये, क्या दिक्कत हुई है तुम लोगों को, बी स्क्वायर के पास कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वाला खत्म हो गया, अकेला लिखा, और ध्यान से देखो अंदर और क्या क्या आएगा, अंदर ये तीनों आएगा, अंदर ये तीनों आएगा कि नहीं आएगा, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो अंदर जब ये तीनों आएगा तो मैंने किसको रखा, बी के नीचे किसको रखा, और म्यू नॉट और यू नॉट को, क्या ये तू जानता है, ये सी है, सी रूट है या सी स्क्वायर है, सोच के बताना, वेरी गुड। तो जो यू बी अपॉन यू ई मैंने लिखा, वो मैंने लिखा इंटू 1/सी स्क्वायर, समझ पाए, 1/सी स्क्वायर या सी स्क्वायर ओनली, सोच के बता, हाँ गलत ना बताना बेटा, सी अरे सी बराबर ही तो होता है यार 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ना, तो ये 1/, सही है मेरा, इसकी जगह पर सी स्क्वायर ही तो आएगा, तभी तो रूट चढ़ता है, चलो बहुत अच्छी बात है। सी स्क्वायर, व्हाट इज बी नॉट अपॉन ई नॉट, सी या ओनली बी नॉट अपॉन ई नॉट, सी या 1/सी, सी या 1/सी, सबको पता है ना, बी सी बराबर ई होता है, तो अगर मैं b अपॉन ई करूंगा तो 1/सी होगा, और स्क्वायर है तो क्या 1/सी स्क्वायर होगा, और क्या सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया, 1 आया, इंप्लाइज करता है कि सर यू बी जो होता है वो किसके बराबर है, यू के, क्या ये पहले ही बताया था आपको, याद कर पुराने वाले चैप्टर में ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एनर्जी डेंसिटी है और जो ये एनर्जी डेंसिटी है ये हमेशा आपस में इक्वल होती हैं, ये बराबर होती हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता, कि कोई कम ज्यादा होता है नहीं, तभी तो सब एक ही टाइम पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करती हैं, कोई किसी से पीछे नहीं रहता है, ठीक, मिटा दें इसको। ये था किसका टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, है ना, ऊर्जा घनत्व, हाँ चौथी पांचवी जो भी हेडिंग रही होगी, एनर्जी डेंसिटी, लाइट के पास एनर्जी है या नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है या नहीं है, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तभी तो ये आ रहा है तुम्हारे पास, है ना, ये तुम्हारे पास होता है एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक। अगला क्या होता है तुम्हारा, पॉइंटिंग वेक्टर होगा, है ना, और जो भी होगा अभी देखते हैं।
अच्छा वेव क्या होती है? वेव वेव जो एनर्जी कैरी करती है ना? उतारो जल्दी से। चलो एनर्जी डेंसिटी हो चुकी है ना, गणित समझ में आ चुका, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। अब अगला जिसका टॉपिक है इंटेंसिटी को लेकर, और इंटेंसिटी से पहले एक बात पढ़ाई जाती है जिसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश। कुछ फालतू नहीं है, परेशान करने के लिए आपको है, सुन लो, क्योंकि पॉइंटिंग सदिश समझ में आ जाएगा ना, अगर पॉइंटिंग वेक्टर समझ में आ जाएगा तो इंटेंसिटी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या है उसको देखो, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज होता है? जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो चल रही है, और चल रही है तो उसमें दोनों फैक्टर है ना, सबको ये तो आता ही है, सारे फैक्टर हैं ये और ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मेरे पास है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज है? वो बताता है कि किसी मीडियम में या फिर किसी स्पेस में जब भी वेव चल रही है, तो वेव चल रही है तो उसमें सबको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, मतलब तरंग के संचरण की दिशा है, वो ई क्रॉस बी से आती है, यही तो है फार्मूला, ई क्रॉस बी से। तो किसी जगह से किसी जगह के परपेंडिकुलर, किसी जगह के परपेंडिकुलर ये ई क्रॉस बी कितना गुजर के उस पार जाती है, उसको कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, और वो डायरेक्शन बताता है साथ साथ। मतलब डायरेक्शन बताने का तरीका कुछ ऐसा है कि पॉइंटिंग वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है ई क्रॉस बी। क्या आपने एस की जगह पर स्पीड v के नाम से पढ़ रखा है? v के नाम से तो पढ़ रखा है ना। देखो ई क्रॉस बी लिखने में क्या फायदा हुआ, दोनों एक साथ आ गया, ई और बी दोनों एक साथ आ गया, और ई क्रॉस बी लिखने में वेक्टर है तो डायरेक्शन भी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। और फार्मूला बना एस इक्वल टू ई क्रॉस बी, किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गुजरने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वांटिटी को, अमाउंट को कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, जो ये बताता है कि किसी पॉइंट पर कितनी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ताकत है, क्या चीज है, उसे बताया जाता है पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से। किसी पॉइंट पर कितनी ताकत से गुजर रही है उसका नाम क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश के नाम से जाना जाता है। और ई क्रॉस बी इसका फार्मूला होता है, और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है 1/μ0, ये आता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला, ठीक है। ऐसे वेक्टर इसको क्या लिखा जाता है? 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी, ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर को समझने के बाद एक नई चीज आती है जिसे बताया जाता है इंटेंसिटी। ये केवल इतना ही था, तुम्हें इतना ही ध्यान देना है। पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, ऐसा समझो कि देखो पॉइंटिंग वेक्टर और इंटेंसिटी, पहले इंटेंसिटी पढ़ा देता हूं फिर दोनों चीजें समझा देता हूं क्या चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इंटेंसिटी क्या होता है? सब लोगों ने पढ़ा होगा शायद 11 क्लास 11 में, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी कैसे बताते हैं? वाट पर मीटर स्क्वायर जिसकी यूनिट होती है, कि किसी तल के लंबवत प्रति सेकंड में, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया से गुजर रही है, उसे कहा जाता है इंटेंसिटी। तीव्रता कैसे बताई जाती है? पर यूनिट टाइम में यानी एक सेकंड में पर यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से कितनी एनर्जी जाती है उसे क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी। और किस डायरेक्शन में जाती है उसे कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, क्योंकि इसमें वेक्टर है। ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। ऑल्दो ये भी वेक्टर ही होती है, तुम्हें पढ़ाया जाएगा आगे के चैप्टर में कि ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि इंटेंसिटी भी होती है, जिसको पॉइंटिंग वेक्टर ना कहकर के इंटेंसिटी कहते हैं। डायरेक्शन इसमें भी होती है। भाई मान लो ये बोर्ड है, इसका एरिया कितना मान लिया जाए? एरिया कितना मान लिया इस बोर्ड का? 1 मीटर स्क्वायर, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है सब इससे परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। कितनी, और क्या वो एनर्जी होल्ड करती है अपने साथ या नहीं करती है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ एनर्जी होल्ड करती है नहीं करती है? वेव है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, तो एनर्जी अपने साथ ले जा रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गई, कितनी एनर्जी चली गई, उसका नाम क्या होता है? इंटेंसिटी। समझना ध्यान से। तो इंटेंसिटी कैसे लिखा जाता है उसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया जाता है ना, याद होगा जिन बच्चों पढ़ा होगा, तो P बराबर NE लिखते हैं और P बराबर IA लिखते हैं, और I को लिखा जाता है इंटेंसिटी। वहां ये फार्मूला बताया जाता है ना। अरे चलो आपको पढ़ाया जाएगा आगे। इंटेंसिटी क्या चीज, कैसे डिफाइन करी गई? कितनी एनर्जी, चाहे E लिखो चाहे क्या लिखो, U, कितनी एनर्जी गुजर रही है कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया से। तो I इक्वल टू हो जाएगा U/80, ये हो जाता है फार्मूला। बट यही I है। I कैसे लिखा जाता है? I इक्वल टू कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड, केवल उसका मैग्नीट्यूड लिख ले, केवल यहाँ क्या बताया जाता है, केवल इसका क्या लिख लो? मैग्नीट्यूड लिख लो, और मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या आएगा? 1/μ0 इंटू ई क्रॉस
बी। अब ई की जगह पर क्या लिख सकते हो? ई की जगह पर क्या लिख सकते हो सब लोग? अरे बताओ यार, ई की जगह पर क्या लिख सकते हो? ई क्रॉस बी, ई नॉट अपॉन रूट टू, बी नॉट अपॉन रूट टू, ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करोगे? छोड़, सीधे लिख ई के जगह पर कुछ और फार्मूला बना ले क्या? ठीक ठाक, सी स्क्वायर ई क्रॉस बी। चलो ऐसे ही रहने देते हैं ना, इसको फालतू ना परेशान करा जाए। या कर सकते हो इसको परेशान यार, करें इसको। ई क्रॉस बी लिख लो, ई भी लिख लो, परेशान मत करो वरना मैं परेशान हो जाऊंगा, है ना। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे ये भी फार्मूला है, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? कुछ नहीं तुम्हें करना है, कुछ केवल फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। इंटेंसिटी प्रति इकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी को आई से ही लिखा जाएगा। यूनिट क्या आएगी? ध्यान से देखो, यूनिट क्या आएगा? ऊपर की यूनिट है एनर्जी यानी जूल, नीचे की है जूल अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो जूल पर सेकंड को कहते हैं वाट, जूल पर सेकंड को क्या कहते हो? तो इसका यूनिट क्या आएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला था आपके लिए इंटेंसिटी को लेकर के, है ना। इंटेंसिटी को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अच्छा, ई अपॉन बी बराबर क्या होता है बेटा? ई अपॉन बी बराबर क्या होता है? ई अपॉन बी बराबर क्या होता है? सी। अगर इसको फार्मूले को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ ना, तो ई अपॉन बी बराबर होता है सी। सी लाना है तो अगर सी से ऊपर सी से नीचे गुणा कराओ तो बड़ा परेशानी करेगा तुमको। ये फार्मूला बना रहने दे, ऐसे भी रहने देते हैं ना, तुम्हें जरूरत नहीं है। तीव्रता, तीव्रता क्या चीज है ये? तीव्रता। देख लेते हैं ना यार, मेरा मन लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार ये फार्मूला खींच रहा है कि मुझे कुछ और लिखो। 1 अपॉन म्यू नॉट, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ, नहीं तो फिर बेकार जाए मेहनत। ई की वैल्यू की जगह पर अगर कुछ लिखने की कोशिश करो तो एनर्जी वगैरह के टर्म में तो लिखा ही जा सकता है, जो हम अगर लिखने की कोशिश करें। ई ऐसे सेफ रखो। बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? BC बराबर ई, BC बराबर, तो बी की जगह पर लिख सकता हूं ई अपॉन सी। बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं? ई अपॉन सी लिख सकता हूं ना। तो बी की जगह पर लिख सकता हूं ई अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा? हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर अपॉन सी। और सी की वैल्यू क्या लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे इंटेंसिटी का फार्मूला। यार बन तो रहा है कुछ कुछ, ऐसा लग रहा है कि मुझे बन रहा है, मुझे पता नहीं। सी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपका अगर ध्यान से देखो, स्क्वायर इधर, अंडर रूट इधर भेज, अंडर रूट इधर भेजे क्या आएगा? सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से म्यू नॉट की जगह पर क्या आएगा? म्यू नॉट की जगह पर, म्यू नॉट की जगह पर सी स्क्वायर अप, हाँ, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या बात कर रहे हो? अगर मैं किसकी वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूं? केवल म्यू नॉट की वैल्यू। तो 1 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू अगर मैं लिखूं 1 अपॉन म्यू नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। समझ पाए? अरे यार इधर देख, एप्सिलॉन नॉट इधर आ रहा है, सी स्क्वायर, समझ में आया ना। तो जहां 1 अपॉन म्यू नॉट है मैं वहां लिखने जा रहा हूं अगले ही पल क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन सी। सी से स्क्वायर चला गया, सी से स्क्वायर चला गया। इंटेंसिटी का जो दमदार फार्मूला मुझे नजर अब आया, वो क्या नजर आया? ध्यान से देखो, आई बराबर लिखा गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। ये आई है ना। अच्छा, मतलब मेरे मन कैसे खुराफात ऐसे जागा तो मैंने बनाया, काश ये ना जागता तो ये ना बनता, है ना। बी वाला तुम लोग बनाना, मुझे नहीं आता। बी वाला तुम लोग बनाना, सेम आएगा। अलग आएगा क्या? यही तो आएगा यार, घुमा फिरा के बेवकूफ बनाया जा रहा है। को बना के देखना, ठीक है, यही आता है कि नहीं आता? क्योंकि जहां ई है वहां बी लिखने में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। बना के देखना फिर बताना मुझको। मैंने भी तुम्हारे सामने बनाया है पहली बार ये। चलो
दोनों बातें समझ में आई? क्या चीज है? पॉइंटिंग वेक्टर समझ में आया, इंटेंसिटी समझ में आया, दोनों बातें, दोनों का फार्मूला समझ में आया। ये है U/80, एनर्जी अपॉन 80। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा गुजरेगी उसे क्या कहेंगे? तीव्रता। पर यूनिट एरिया से पर सेकंड में कितनी एनर्जी? वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बताने का तरीका यह है कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जा रही है उसे इंटेंसिटी कहते हैं। कितनी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए तो वहां से ये बनाया गया। देखो वहीं से तो ये बनाया है कि कहीं अलग से लेकर आए हैं हम लोग। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब बिंदु सदिश होगा, आई डोंट नो, जो भी होगा पॉइंटिंग सदिश नाम से लिखना। क्या ना लिखो? हाँ ठीक है, जो भी होता है आप लोग समझ लीजिएगा, समझदार भी हो तो। फार्मूला समझ में आया? कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? केवल ये, केवल ये, बाकी कुछ मत याद कर लेना। बाकी ये केवल ये याद करना। हो सकता है तुम्हें एमसीक्यू वगैरह में ऐसा नजर आ जाए तो उड़ा देना, वो बात अलग की है, बट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? जो मैंने डेफिनेशन जो तुम्हें सुनाया है, जो जिससे डेफिनेशन बनी है, जिससे डेफिनेशन बनी। अब आता है मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ साथ क्या क्या कैरी करती है? एनर्जी, ऊर्जा लेकर चलती है, और ना केवल एनर्जी बल्कि मोमेंटम भी कैरी करती है। एनर्जी बार बार पढ़ रहे हैं, एनर्जी बार बार पढ़ रहे हैं। एनर्जी तो बार बार पढ़ा हमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी ही नहीं कैरी करती, साथ में और क्या कैरी करती है? मोमेंटम। यानी किसी तरंग के पास ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। तो इसका जो मोमेंटम पढ़ाया जाता है कि इसका मोमेंटम क्या निकल के आता है, तो मोमेंटम बताने का तरीका क्या है भाई? मोमेंटम बताने का तरीका, चलो थोड़ा सा मैं आपको फोटोन वगैरह में ले जाना नहीं चाहता हूं अभी, है ना, वो आपके चैप्टर में अभी है नहीं ना, तुम जानते हो फोटोन वगैरह के बारे में। थोड़ा सा मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी का पैकेट या बंडल है, जिसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फोटोन कहते हैं। और जो भी फोटोन है, अगर एक फोटोन है तो अपने साथ जो एनर्जी कैरी करता है वो होती है एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है? वो जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो जो फोटोन होता है उसके पास ये एनर्जी इतनी होती है, ठीक है? और एनर्जी होती है तो एनर्जी होती है तो आइंस्टीन आते हैं और बताते हैं कि नहीं, एनर्जी और ये मास सब वेव वगैरह सब बहुत स्टडी करी गई इसके ऊपर, है ना। E=mc² वगैरह जो दिया वो दिया ही, बट डी ब्रॉगली वगैरह आते हैं और बताते हैं कि वेव है तो पार्टिकल होगा, पार्टिकल है तो वेव होगा। ये सारी नेचर इकट्ठा बताते हुए उन्होंने बताया कि इन सबके पास मोमेंटम होता है। फोटोन है फिर भी रेस्ट मास 0 है, फिर भी उसके पास मोमेंटम होता है क्योंकि वेव है। तो उसको लिखा गया जाता है P=, सब लोग फार्मूला एम भी जानते हो ना। P= फार्मूला क्या पढ़े आप लोगों ने? एम भी, बट यहाँ पर पढ़ा जाता है m × c। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो जाता है P = m × v के, जहाँ पर m × c हो जाता है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको बताने का तरीका, सब में E = h न्यू जानते हो ना, सबको पता है E = mc²। E = क्या होता है? mc²। यहां से अगर केवल m और c को रखो, केवल किसको रखो? m और c को रखो, तो m और c को रखने पर आपको मिलेगा क्या? अरे m और c को रखने पर आपको मिलेगा क्या? E एनर्जी इज m × c, mc क्या हो जाएगा? p, mc क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा एनर्जी अपॉन c। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा स्पीड। मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा स्पीड। और इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं कि किसी चीज का मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि c से ही चल रही है, किसी और स्पीड से, किस स्पीड से चल रही है? अगर वैक्यूम या फिर एयर है तो c से ही तो चल रही है ना, तो उसकी स्पीड c ही होगी। एनर्जी कैरी कर रही है u, तो मोमेंटम लिखा जाएगा संवेग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं मोमेंटम लिखने पर उतर आऊं तो p बराबर लिखा जाएगा u/c। एयर या वैक्यूम में है कि नहीं? p बराबर क्या लिखा जाएगा? u/c। एनर्जी बट अपॉन में स्पीड, एनर्जी अपॉन में स्पीड क्या लिखा जाता है? मोमेंटम। तुम्हारे सामने यहाँ बना के दिखाया, ये तुम्हें आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? सेकंड वाली बुक में जब पढ़ाया जाएगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, तो वहाँ ये सब बताया जाता है आप लोगों को, डोंट वरी। बट यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तो मोमेंटम आया आपका P = u/c। ये हो गया मोमेंटम। अब एक बात और बताई जाती है इसके अंदर कि ये अपने साथ किसको कैरी करती है? एनर्जी को। और एनर्जी कैरी करती है, साथ में और क्या कैरी करती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग अपने साथ साथ क्या क्या होल्ड करती है? ना केवल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग अपने साथ साथ क्या क्या लेकर चलती है?
एनर्जी भी लेकर चलती है और साथ साथ एनर्जी प्लस मोमेंटम। एनर्जी बार इतनी देर से पढ़ रहे थे, मोमेंटम बचा हुआ था तो मोमेंटम भी आ गया। अब सोचो मोमेंटम होगा किसी चीज पे, कोई दो बॉल लो और एक बॉल धीरे से फेंको और एक बॉल तेजी से फेंको, कौन सी बॉल ज्यादा प्रेशर बनाएगी सरफेस पर? तेजी वाली बॉल। इसका मतलब अगर मोमेंटम है तो प्रेशर होगा या नहीं होगा? प्रेशर, मोमेंटम होगा तो प्रेशर होगा। तो आपको पढ़ाया जाता है कि इसका प्रेशर भी पढ़िए, इसका प्रेशर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, क्या नाम है उसका? तो इस टॉपिक के बाद आपका अगला टॉपिक का नाम आता है रेडिएशन, विकिरण दाब के नाम से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे दाब भी डालती है बट वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, जिस वजह से हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन आपको एनर्जी महसूस होती है जब ठंडी भी आ चुकी है। आप ये पाओगे कि अगर अपना हाथ ऐसे उस पर धूप में रखो तो थोड़ी देर बाद एनर्जी महसूस होती है, होती नहीं? तो एनर्जी तो कैरी करती है, मोमेंटम हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। 7 × 10⁻⁶ -8 मीटर स्क्वायर में होता है वो पास्कल। सोचो इतना छोटा होता है, महसूस ही नहीं होगा। -8 मतलब 0.0007 बार लिख, फिर 1 लिख, वो आएगा। तो कोई जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा प्रेशर तो महसूस नहीं कर पाता। बट वो प्रेशर डालती है लाइट जो है ना आ रही है, वो सरफेस के ऊपर प्रेशर, अगर वो लाइट आ रही है तो मेरे इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बट वो प्रेशर बहुत बहुत कम है, तो इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। उस प्रेशर का नाम क्या है? विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। विकिरण दाब, अरे रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, अरे वो एनर्जी, ठीक है, विकिरण, अरे यार विकिरण दाब है ना, प्रेशर, विकिरण दाब ये होता है, ठीक है, विकिरण दाब। और दाब कब लगता है? दाब कब लगता है बेटा? दाब तब लगता है फोर्स जब लगेगा तभी तो प्रेशर का जन्म होगा। मैं इस बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगाने का, तो फोर्स अपॉन एरिया, जब मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो कहां से आएगा? समझ में आई बात? अब मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूं हो सकता है तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर में इसे दिमाग से उतरने वाली हो। रेडिएशन प्रेशर से पहले हम पढ़ते हैं कि फोर्स कितना लगाती है ये, ठीक है, ये फोर्स कितनी लगाती है। तो आइए फोर्स जान लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्या क्या है फोर्स, कैसे लगता है फोर्स, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर से पढ़ने से पहले प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमेशा याद रखना। बल दाब बराबर क्या होता है? बल बटा, क्लास 9 का फार्मूला होता है ये सब, है ना, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। बट उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एरिया तो मुझे पता है कि मैंने कितना ले रखा है, मुझे क्या नहीं पता है? एफ। तो क्या पता करा जाए? एफ। ध्यान से देखो, मान लो कोई सरफेस है, क्या चीज है? पृष्ठ, सरफेस है, और ये सरफेस है, कोई रेडिएशन आ रही है, कोई रेडिएशन इससे आ रही है, कोई रेडिएशन इससे आई, यू एनर्जी वाली, कितनी एनर्जी वाली? यू, जिसका मोमेंटम है पी। मोमेंटम क्या है? पी। और ये टोटली अब्सॉर्ब हो गई, 100% क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई, पूर्णता अवशोषित हो गई, सोख ली गई, 100 आउट ऑफ 100% एब्जॉर्ब हो गई। और ऐसे केस में जब ये रेडिएशन पूरा पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मोमेंटम आने वाला तो है बट जाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए नेट मोमेंटम इसका पी ही रहता है। नेट मोमेंटम कितना रहता है इसका? पी रहता है। और जो भी टाइम वगैरह होगा उसको देखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? एनर्जी को मैं लिखता हूं, एरिया हमेशा याद रखना, मैंने जो सरफेस ले रखा है, यू बराबर क्या होता है, सॉरी इंटेंसिटी बराबर, इंटेंसिटी फार्मूला आता है लोगों को? इंटेंसिटी फार्मूला आता है? अरे इंटेंसिटी क्या होता है? U अपॉन AT, U अपॉन AT, यही तो होता है फार्मूला। मोमेंटम क्या है इसका आने वाले का? मोमेंटम P। इसने क्या किया? पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर मैं फार्मूला लिखने की कोशिश करूं, और अभी भी तुमने P का फार्मूला पढ़ा, P बराबर क्या होता है? U अपॉन AC, U अपॉन C, U अपॉन क्या होता है? C। ये आपने P को पढ़ा, U अपॉन C, यानी जहां U है वहां मैं PC लिख सकता हूं, जहां U है मैं क्या लिख सकता हूं वहां पर? PC। बट मुझे P ही चाहिए। अगर मुझे P चाहिए तो सबको पता है कि F, ये पूर्णतः कब बल फोर्स कब पढ़ा जा रहा है, प्रेशर कब पढ़ा जा रहा है? जब टोटली क्या हो गई है? अब्जॉर्ब हो गई। एक केस ऐसा भी आएगा कि अब्जॉर्ब नहीं होगी, ऐसे आएगी और वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये है 100% अब्जॉर्प्शन, पूर्णतः अवशोषण। तो इसके लिए F इक्वल टू फार्मूला वही सेकंड वाला, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं है? न्यूटन का दूसरा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P तो P ही है क्योंकि सर बाकी तो खत्म, अब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लौटा है नहीं। डेल्टा P कितना है? P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T को T ही रख लो चाहो तो, ठीक है। अब P की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ, P की जगह पर क्या लिख सकता हूं? P की जगह पर U अपॉन लिख सकता हूं ना। P की जगह अगर F है तो मैं P की जगह पर लिख सकता हूं U अपॉन C
ऐसा सही होगा मेरा, एकदम परफेक्ट जा रहा है ना मेरा सब कुछ, ठीक है। जहां P है वहां लिखूंगा U/C और इंटू T, जहां U है वहां क्या लिख सकता हूं IAT, तो मेरा हो जाएगा IAT/CT, T से T गया तो F कुछ क्या आया IA/C, ये आया फोर्स। ये क्या आया फोर्स। सोच प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या फोर्स अपान एरिया, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपान, और फार्मूला होगा I/C। हो गया, आया कि नहीं आया, तो प्रेशर आ गया। फोर्स पढ़ा तो क्या मिल गया प्रेशर, इसलिए पहले क्या जरूरी था पहले फोर्स पढ़ लेते। एक और रुक जा अभी तुम लोग मत लिख, पहले मुझे दूसरा फार्मूला बता दो, ये कौन सा वाला है, रिफ्लेक्शन वाला या अब्जॉर्प्शन वाला, पूर्णतः अवशोषण वाला। 100% क्या कर लिया उसने, अवशोषित कर लिया, तो ये एब्जॉर्प्शन का है कि नहीं है। अगर अब्जॉर्प्शन होगा, आप ध्यान से देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन में ये, अरे यार कितना छोटा जैसे लिखूंगा मैं, यहां पर ए बी लिख दिया तो समझ जाना एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अगला क्या होगा, अब आप लोग बताना, ऑब्जर्व करो, ऐसे आया दूसरा सरफेस यहां लगाया मैंने, ऐसे आया P मोमेंटम से, लौटा P मोमेंटम से या माइनस P मोमेंटम से, P से या माइनस P से, आया तो P मोमेंटम से, जाएगा तो P से या माइनस P से, P या माइनस P से, माइनस P क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, तो लौटा कौन से मोमेंटम से, माइनस P से, माइनस P से लौटा तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, टोटल, अरे 0 P माइनस, अरे फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो क्या आएगा, तो तुम लोग तो 0 बता रहे थे बेटा, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, यहां पर उसका मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम तो यहां 0 हुआ था सेकंड वाला, पहला वाला ऑब्जर्व कर लिया, तो मोमेंटम कितना होगा माइनस, मैग्नीट्यूड अगर पढ़ोगे तो क्या आएगा 2P, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला होगा 2IA/C। पहला पढ़ा था दूसरा तुरंत आ गया, देख समझ में आया, ये था तुम्हारे पास, यहां पर डेल्टा P मेरा है 2P, नो नीड, केवल आपको क्या करना था, रेडिएशन प्रेशर में ये बातें पढ़नी थी। अब अगर फोर्स अपान एरिया करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रेशर। P बराबर, अरे तुझे फार्मूला ही याद नहीं है क्या, P बराबर क्या होता है बेटा, F/A, दोनों साइड एरिया से डिवाइड करेगा, प्रेशर आ जाएगा। ये था दोनों अवशोषण, एक अवशोषण वाला बल है और दूसरा परावर्तन वाला रिफ्लेक्शन वाला फोर्स है, दोनों अलग अलग है। मिटा दें, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, चलो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सबने पढ़ रखा है स्पेक्ट्रम लाइट का, जब प्रिज्म से गुजरता है, डिस्पर्जन के बाद आपको है ना स्क्रीन पर 7 कलर की लाइट मिलती है, विबग्योर क्या मिलता है, तो उसको भी तो स्पेक्ट्रम बोला था, कितनी लाइट होती है। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, किसका स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें कई सारी वेव हैं और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो आपके पास वेव शुरू होती हैं, चलो रेडियो वेव्स के, हाँ रेडियो वेव्स से शुरू करते हैं, सबसे आसान वही होता है। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, समझना ध्यान से, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग केवल अकेली नहीं है, मैंने शुरुआत के लेक्चर में जब इंट्रोड्यूस करा था तो तुमको बताया था कि विजिबल रीजन होता है, तुमने रेडियो वेव्स का नाम से सुना है, जो टेलीविजन वगैरह का उपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी वेव्स है, एक्स रेज, गामा रेज, नाम सुन रखा है नहीं सुन रखा है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो इन सबको जब रखा जाता है किसी वेल ऑर्डर में, जैसे विबग्योर को कैसे रखा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, है कि नहीं है। वी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएशन उसका होता था। तो जब कोई आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उनको कोई एक पैरामीटर रखिए कि चाहो तो मैं फ्रीक्वेंसी के बेस पर रखूं, चाहो तो मैं वेवलेंथ के बेस पर रखूं। अगर मैं तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों, जितनी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको रखूं, तो जो ऑर्डर, जो पैटर्न प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसे तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है कि नहीं है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बोलते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, जो रखने पर जो मुझे मिलता है नहीं, वो सब तुमने वो लिखबा सरकाना मगल ऐसे कुछ पकड़ कर पढ़ा होगा, याद होगा तुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बहुत जरूरी है। वैसे ही ये तेरे लिए है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रखने पर जो मुझे वेव्स का पैटर्न मिलता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मुझे मिलेगा आर, समझ में आया? सबसे पहले क्या मिलेगा? आर। आर से मिलेगा आपका रेडियो वेव्स। कैसी वेव्स? रेडियो वेव्स। फिर आपको मिलेगा रेडियो के बाद माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स? अब रेडियो वेव्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मैं कैसे लिख रहा हूं? वेवलेंथ के घटते हुए ऑर्डर में, वेवलेंथ के घटते हुए ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा ये है आपका लेम्डा मैक्सिमम। अब सबको फार्मूला याद होगा कि C बराबर न्यू लेम्डा होता है, तो अगर लेम्डा ज्यादा होगा, न्यू बराबर C अपॉन लेम्डा, लेम्डा मैक्सिमम होगा तो न्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे लास्ट वाली जो आएगी माइक्रोवेव। दूसरी कौन सी है? माइक्रोवेव। तीसरी इंफ्रारेड। क्या चीज? इंफ्रा, औरक्त, औरक्त। ये सूक्ष्म तरंगे हैं, ये इसका नाम ही रेडियो वेव से, हिंदी में भी यही नाम होता है। इसका नाम होता है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव, इसका नाम होता है इंफ्रारेड औरक्त तरंगे। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आता है बीच वाला जो छोड़ दिया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है विजिबल रीजन। कैसा रीजन? विजिबल रीजन। ये वो हिस्सा है जो तुम्हें दिखाई देता है, जिसे तुम लाइट कहते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसे आंखों से देखा जा सकता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विजिबल रीजन। और उस विजिबल रीजन का नाम है लाइट। अगले टॉपिक यहीं से शुरू होता है, अगली बुक यहीं से शुरू होती है, अगली बुक की शुरुआत यही करने वाला है, इसलिए इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा लौटने के बाद। उसके बाद RMIV। उसके बाद आपका आता है अल्ट्रावायलेट। कैसी रेज? अल्ट्रावायलेट रेज आती है पराबैंगनी। ये तो दृश्य क्षेत्र हो गया, दृश्य तरंगे जो दिखाई दे, जिनकी वजह से दिखाई देता है। और ये है पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, वेव्स जो लिखना चाहो, है ना। उसके बाद यूवी के बाद क्या आता है ग्रामर में? नहीं, यूवी के बाद उसमें अल्फाबेट में PQRST UV, W आता है, W है ही नहीं, तो W जहां बात कर रहे हैं X, X से बाद आएगा Y, तो X की जगह पर आया एक्सरेज। कैसी रेज आई? एक्सरे आई। और X के बाद क्या आता है? Y, Y नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा गामा, तो आएगा आपकी कौन सी रेज? गामा रेज। ये हो गया आपका पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो आपके हो गए कितने? 7। इसीलिए तुमको मैं बताता रहता हूं कि हमेशा दुनिया में ज्यादातर चीजें 7 होती हैं, इसीलिए आप 7 बार यूपीएससी में अटेम्प्ट लगवाओ, है ना। 6 ही है, 7 करवाओ। चलो आइए, सबसे मैंने इसको किस ऑर्डर में रखा है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो लेम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बताओ लेम्डा मैक्सिमम किसका है? लेम्डा मैक्सिमम किसका है? रेडियो। लेम्डा किसका है? क्या पढ़ा रहे हो बेटा तुम लोग? मैंने लेम्डा के घटे, सबसे ज्यादा लेम्डा इसका रेडियो की सबसे पहले डेवलप करा गया था, मार्कोनी वगैरह सबसे पहले इसको डेवलप। तो सबसे ज्यादा लेम्डा किसकी होती है? रेडियो की। अरे तभी तो ये सब वो सिग्नल है जो तुम टीवी सिग्नल वगैरह में यूज कर रहे हो, मोबाइल सिग्नल वगैरह में यूज करते हो, बैठे बैठे दूर दूर से बात कर लेते हो। ये सब वो सिग्नल है जो सबसे, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये वो है। उसके बाद क्या होता है? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव इनका यूज क्या कहाँ होता है भाई? माइक्रोवेव इनका यूज क्या होता है भाई? जैसे आप लोग, सबसे मैं आसान बता देता हूँ। माइक्रोवेव का सबसे बढ़िया यूज होता है ओवन, जो खाना गर्म करने वाली मशीन होती है, सुना है? माइक्रोवेव ओवन, उसका उसमें यूज कर लिया जाता है ना। इंफ्रारेड का यूज कहाँ करते हैं? इंफ्रारेड लैंप आते हैं, इंफ्रारेड लैंप। अब तो कोहरे वगैरह में वही यूज होगा, ठंडी आ रही है वही यूज होगा। और इंफ्रारेड का यूज कर सकता है जो तुम घर पे बैठे रहते हो और रिमोट ले लेते हो और जाते हो टीवी में से सिग्नल चेंज कर देते हो ना, वो कौन सी वेव्स है? इंफ्रारेड। वो जाकर के अपना काम कराती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, वो इंफ्रारेड होती है। फिर कौन सी है? विजिबल रीजन। इसके बारे में तो बताना ही बेकार है, क्योंकि पूरा आगे चैप्टर ही है और सब जानते हो, यही है जिसके, ये तुम्हें दिखाई ही इसलिए दे रहा है क्योंकि ये है।
ये है तो तुम पढ़ पा रहे हो, ना होते तो फिर ऐसे बने रहते। यूवी रेस, ध्यान से देखो, ये सब जो है ना ये मेडिकल लाइंस में यूज होती है बहुत ज्यादा, ये सारी मेडिकल लाइंस में यूवी रेज होती हैं, है ना, स्क्रीन ट्रीटमेंट वगैरह, ये स्किन डिसीज भी कराती हैं, ट्रीटमेंट भी कराती हैं यूवी रेज, और यूवी लैंप भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के लैंप भी होते हैं। आप लोगों ने कई बार ये तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस में काम आती है, जो तुम्हारी रिएक्शन में कभी कभी लिखते हो यूवी, कहीं कहीं लिखा होता है अल्ट्रावायलेट, कहीं कहीं लिखा होता है ना, ये होता है। एक्सरे सब लोग जानते हो, हड्डी टूटी थी, तुम्हारा हाथ टूटा था, पैर टूटा था, मुंह टूटा था, टीचर ने मारा था, तो तुमने अपना ऑपरेशन करवाने के लिए तुमने सबसे पहले एक्सरे लगवाया था, याद है? मैंने ही तो मारा था। गामा रेस, गामा सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल, समझ में आया ना? ये सब पावरफुल हैं, अपने आप में सब पावरफुल हैं, बट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? सबसे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है? गामा रेस की, ठीक है। और लेम्डा मिनिमम किसका है? लेम्डा मिनिमम किसका है? गामा का। तो फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम है, बट लेम्डा मिनिमम है। लेम्डा तो मैक्सिमम है, पर बट फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। और आपको पैटर्न कैसे याद रख सकते हो, मैं तुमको सिखाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला है आर, पहला क्या है? फिर आर एम आई, आर एम आई बीच वाला जो चौथा है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके बिना संसार अधूरा। फिर उसके बाद जो आता है, फिर कुछ नहीं, यू भी एक्स वाई, कितना आसान है, यू भी एक्स वाई। शायद मेरे ख्याल से आज ही याद हो चुका है तुम्हें, याद हो गया है पैटर्न तुमको सीरियल से। और कैसा लिखा है तुमने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बढ़ते हुए या घटते हुए? तरंग दैर्ध्य के घटते हुए, और घटते हुए में ध्यान देना विजुअल रीजन यहां पर है, भी और आर, विजुअल रीजन। और अगर विजुअल रीजन को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास अलग अलग आता है। विजुअल रीजन में क्या होता है? पहले रेड आएगा, फिर वायलेट आएगा, पलट जाएगा विजुअल रीजन। अगर विजुअल रीजन को ओपन करा जाएगा तो पहले कौन आएगा? अरे तू कैसे लिखता है फार्मूला? वी आई बी जी वाई ओ आर, इसमें लेमडा बढ़ रहा है, इसमें लेमडा मतलब फार्मूला उल्टा लिखा जाएगा, वी आई, ऐसे लिखते हूं मैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये होता है अंदर की बात, ठीक है, अंदर ही होता है, ठीक है। बाकी और सब लेक्चर कंप्लीट होता है। बाकी इसकी फ्रीक्वेंसीज जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंसीज पूछ लेता है ये कभी कभी, और या फिर वेवलेंथ वगैरह पूछ लेता है, जो कि मैं आपको है ना नोट्स में दे दूंगा कि किसकी वेवलेंथ और किसकी फ्रीक्वेंसी क्या और कितनी होती है। बाकी डेट्स ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल इतना ही है। इन सब का यूजेस आप सबको अपने हिसाब से लिख लेना है, अच्छे अच्छे से, बढ़िया से, जितना ज्यादा यूज लिख सकता है तो लिख ले। टाइम के अभाव के जैसे लेक्चर यहीं रोका जा रहा है ना। फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ भी नहीं बताई जा रही है क्योंकि टाइम का अभाव है, बट तुमको शॉर्ट में पैरामीटर दे दूंगा जिसे शॉर्टकट से तू आसानी से लिख सकता है कि नहीं? तुझे याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बट तुझे ये याद करना है बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेसन एंड करते हैं न्यूमेरिकल का सेशन। तब तक के लिए नोट्स सुनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।